तो इस कहानी की शुरुआत भविष्य में साल 2053 से होती है, जहां वर्ल्ड वॉर 3 के बाद जुर्म की दुनिया में कई 100% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी थी और इसी वजह से जेलों पर कैदियों का बोझ हद से ज्यादा बढ़ गया था। तब इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने बॉक्स रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किया, जो पहले के समय में अमानवीय माना जाता था। इस प्रोग्राम के तहत कैदियों को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वो खुद को तुरंत खत्म करने के लिए तैयार हो जाएं या फिर अपनी पूरी सजा एक बॉक्स के अंदर गुजारें। उन्हें खाना और पानी तभी मिलता था जब वो नागरिक चाहें जिन्हें उन कैदियों ने धोखा दिया था, और अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसे वहीं खत्म कर दिया जाता है। ऐसे ही एक बॉक्स के अंदर एक फ्रेंच महिला कई गहरी चोटों के साथ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे 4 साल की सजा मिली थी, जिसमें से अभी भी 2 साल से भी ज्यादा का वक्त बचा हुआ था। उसके पास मौजूद बर्तन में पानी की एक बूंद तक नहीं बची थी, और जब वो हैज चेक करती है तो उसे खाने की जगह एक ब्लेड मिलता है। तब कुछ देर हिचकिचाने के बाद वो हार मान लेती है और उस ब्लेड का इस्तेमाल करके अपनी जान दे देती है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के एक पथरीले आइलैंड पर समंदर किनारे कई सारे बॉक्सेस रखे हुए थे। तब एक दिन वहां पर खेलते हुए 2 बच्चों ने एक रबर बैंड बॉल किसी बॉक्स पर फेंक कर मारी, जिसकी आवाज से अंदर मौजूद महिला की नींद खुल गई। प्रिजनर 13 देखती है कि उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। वो पूरी ताकत लगाकर अपने दांतों से रस्सी खींचने लगती है और अंत में खुद को आजाद कर लेती है। उसे 7 साल की सजा सुनाई गई थी और आज उसका पहला दिन था। तभी दीवार पर लगी एक लाइट बीप करती है और एक छोटा सा हैच खुलता है। 13 बाहर देखती है तो उसे वो बच्चे दूर जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बस 1 सेकंड बाद लाइट फिर से बीप करती है और हैच बंद हो जाता है। जैसे ही 13 आजादी के लिए गिड़गिड़ाती है, बॉक्स के अंदर लगी स्क्रीन चालू हो जाती है और एक वीडियो उसे वहाँ के नियम समझाने लगती है। वो वीडियो ये बताकर खत्म होती है कि वो वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए था, और ये सुनते ही 13 का सब्र टूट जाता है। वो चीखते हुए दीवारों को पीटने लगती है और कसम खाती है कि वो निर्दोष है। वो तब तक रोती और चिल्लाती रहती है जब तक कि वो थककर सो नहीं गई। अब कुछ देर बाद जब हैच दोबारा खुलता है तो 13 अपना बर्तन खाने के लिए आगे बढ़ा देती है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो भागने का कोई रास्ता ढूंढने की उम्मीद में बॉक्स के कोने कोने की तलाशी लेने लगती है। हालांकि जब वो किसी जगह को ज्यादा देर तक छूती है तो उसे हल्का सा करंट लगता है, लेकिन ये चीज भी उसे रोक नहीं पाती। वो बस लगातार रास्ता खोजती रहती है जब तक कि करने के लिए कुछ नहीं बचता। अब जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, 13 को अपने ही ख्यालों के साथ अकेले रहने में घबराहट होने लगती है और वो मनोरंजन के लिए अपने नाखूनों से उस बॉक्स को खरोचने लगती है। इसी बीच एक अलग बॉक्स में दूसरी कैदी की नींद खुलती है। उसे 2 साल की सजा मिली थी और अभी भी उसके पास 500 से ज्यादा दिन बचे हुए थे। उसे कभी कभी एक आवाज सुनाई देती थी जो उससे पूछती थी कि क्या वो अभी भी जिंदा है। तब एक शाम वो लाइट पैनल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, जिसे बॉक्स में लगा कैमरा तुरंत पकड़ लेता है। एक अलार्म बजता है और आवाज आती है कि उसका खात्मा तय है, और तभी छत से मेटल की रॉड नीचे आने लगती है। तब वो कैदी घबराकर चिल्लाती है और खुले हुए हैच से मदद मांगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसलिए वो जमीन पर लेट जाती है और खौफ में देखती है कि कैसे रॉड्स उसके पास आ रही हैं। लेकिन तभी वो रॉड्स ठीक उसके चेहरे के ऊपर रुक जाती हैं। स्क्रीन और काउंटडाउन वाली आवाज ग्लिच करने लगती है, जिसे देखकर वो महिला मुस्कुराती है क्योंकि उसे लगा कि सब खत्म हो गया है। पर अगले ही पल बदकिस्मती से वो ग्लिच बंद हो जाता है और मेटल रॉड्स बुरी तरह से नीचे आकर उसे बुरी तरह से कुचल देती हैं। अब अगली सुबह 13 बॉक्स के हर एक कोने को चेक करना जारी रखती है, लेकिन उसे अभी भी कुछ काम का नहीं मिलता। जब बारिश शुरू होती है तो वो पानी जमा करने के लिए अपना बर्तन खुले हैच के पास रख देती है और आखिरकार अपनी प्यास बुझा पाती है। तब कुछ समय बाद एक आवाज सुनकर 13 की नींद खुल जाती है। एक छोटी लड़की हैच के पास खड़ी होकर उसकी सजा के बारे में पूछ रही थी, पर जब उसे पता चलता है कि उसकी सजा 7 साल की है तो वो अनुमान लगाती है कि 13 जरूर कोई राजनीतिक कैदी होगी। वो लड़की बर्तन में साफ पानी भर देती है और खाने की गोलियों का एक छोटा सा बैग पकड़ा देती है, जिसे 13 तुरंत खा लेती है। जिसके बाद वो लड़की उसे याद दिलाती है कि कैदियों का भविष्य नागरिक ही तय करेंगे, और 13 की निर्दोष होने की बात को अनसुना कर देती है। खैर, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 13 को महसूस होने लगा कि उसका दिमागी संतुलन हिल रहा है। अकेलेपन को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वो रस्सी उठाती है और खुदकुशी करने की कोशिश करती है, जिसके कुछ पलों तक उसकी सांस घुटती है, लेकिन मौत के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसके हाथ रस्सी को छोड़ देते हैं। तब उसे एहसास होता है कि वो अपनी मौत पर भी काबू नहीं पा सकती, और ये जानकर वो बुरी तरह से टूट जाती है। अब इसके कुछ महीनों के बाद भी 13 जिंदा थी और उसी बॉक्स में कैद थी। उसे अखबार के टुकड़े में लपेटकर कुछ बीज दिए गए थे। वो उन बीजों को कटोरी में डाल देती है और अखबार को रोशनी में पढ़ने की कोशिश करती है, पर बदकिस्मती से वो आर्टिकल्स ऐसी भाषा में लिखे थे जो वो पढ़ नहीं सकती थी। तब 13 रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे उसे तड़पाया जा रहा हो। मगर कुछ वक्त बाद 13 अपना
हाथ हैच से बाहर निकालकर इधर उधर टटोलती है और उसे वही रबर बैंड बॉल मिल जाती है। अब उसके पास खुद को व्यस्त रखने के लिए वो रबड़ बॉल थी, पर इसके बावजूद उसके दिन ऐसे ही बोरिंग रूटीन के साथ गुजरते जा रहे थे। तेरा सोती, बॉल से खेलती और जब कंट्रोल पैनल हैच खुलता तो वो सूरज की रोशनी पाने के लिए बाहर का नजारा देखने लगती। जल्द ही उसके शरीर पर घाव दिखने लगे जो हर दिन और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। इसी बीच एक दूसरे बॉक्स में एक आदमी अपनी 5 साल की सजा काट रहा था। वो 1000 दिन पूरे कर चुका था, इसलिए अब वो एक खोखला इंसान बन चुका था जो बार बार यही दोहराता कि मैं वही हूँ जहाँ मैंने होना चुना था। तब एक दोपहर एक ड्रोन 13 के बॉक्स को उठाता है और उसे एक जंगल में छोड़ देता है जहाँ दर्जनों और कैदी मौजूद थे। वो लड़की वापस आती है और पूछती है कि वो क्या कर रही है, जिस पर 13 जवाब देती है रिहैबिलिटेशन। जिसके बाद वो लड़की बताती है कि वो शेक्सपियर पढ़ रही है जिन्हें कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था। 13 उस नाम को नहीं जानती थी, लेकिन वो सफाई देती है कि उसे पढ़ना तो आता है पर बॉक्स के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। ये कहने के बाद कि किताबों के बिना सुधार नहीं हो सकता, वो लड़की 13 के हाथ पकड़ती है और रोमियो और जूलियट की एक लाइन सुनाती है। 13 को वो लाइन बेहद खूबसूरत लगती है और वो उम्मीद करती है कि वो भी किसी दिन उसे पढ़ पाएगी, इसलिए वो लड़की उसे किताब उधार देने की कोशिश करती है। हालांकि मुसीबत से बचने के लिए 13 उस किताब को लेने से इनकार कर देती है। वो लड़की 13 को कुछ खाना देती है और उससे वादा करती है कि वो उसे पढ़कर सुनाने के लिए वापस जरूर आएगी। और उस लड़की के जाने के बाद 13 उसके एहसास और उसके होंठों के बारे में सोचती रह जाती है। इन ख्यालों में खोकर वो खुद को संतुष्ट करने लगती है, जबकि कैमरा ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। कैद शुरू होने के 1 साल बाद जब 13 एक बैग से कुछ बीज खा रही थी तो उसे उनके बीच छुपी हुई एक नन्ही सी किताब मिलती है। वो कैमरा की तरफ पीठ करके लेट जाती है और किताब खोलती है। उसे ये देखकर बेहद खुशी होती है कि वो रोमियो और जूलियट थी, जिसके शायराना कोट्स पढ़कर उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। अब अगली बार जब 13 को साफ पानी मिलता है तो वो इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने शरीर और घाव को अच्छे से साफ करती है। उसके जख्मों को छूना तकलीफ दे था, जिसके बाद वो दर्द बर्दाश्त कर लेती है और वो गंदा पानी बाहर फेंक देती है। लेकिन कैमरा इस हरकत को पकड़ लेता है और इसे पानी की बर्बादी करार देता है, जिसके नतीजे के तौर पर 13 के बॉक्स को वापस समंदर किनारे भेज दिया जाता है। अब आखिरकार वो लड़की फिर से उससे मिलने आती है और हैरान होती है कि 13 को यहाँ क्यों शिफ्ट किया गया है, पर जवाब देने की बजाय 13 उससे पूछती है कि वो कैसे तय करती है कि किस कैदी को खाना देना है। लड़की बताती है कि वो बस घूमती रहती है और जितने कैदियों से हो सके बात करती है, पर आज मौसम देखकर लग रहा था कि तूफान आने वाला है, इसलिए उसे जल्दी निकलना पड़ेगा। मगर जाते जाते 13 उसकी उम्र पूछती है और जब पता चलता है कि वो 16 साल की है तो 13 कहती है कि वो उसे उसकी मरी हुई बहन की याद दिलाती है। खैर अब ऐसे ही हफ्ते गुजरते गए और 13 का होश में रहना सिर्फ उस छोटी सी किताब की बदौलत था। वो उसे बॉक्स की एक दरार में छुपा कर रखती और जब भी कोई कोड पढ़ना होता तो बड़ी सावधानी से उसे निकाल लेती और हमेशा ध्यान रखती कि कैमरा उसे देख ना ले। कभी कभी वो पढ़ने के लिए इतनी बेताब हो जाती कि उसे चांद की मध्यम रोशनी का सहारा लेना पड़ता। हालांकि वो सूरज जितनी तेज नहीं थी। तब एक दिन ड्रोन बॉक्स को फिर से उठा लेता है और 13 देखती है कि वो समंदर के ऊपर उड़ रहे हैं। नीचे उतरने के बाद एक आदमी हैच के पास आता है और उसे चिढ़ाने के लिए सामने खड़ा होकर सेब खाने लगता है। 13 रोती हुई गिड़गिड़ाती है कि वो उसे बस एक निवाला दे दे और रहम करे, लेकिन वो आदमी साफ कह देता है कि वो इन बॉक्सेस में बंद जानवरों पर कोई रहम नहीं करेगा। अगर फैसला उसके हाथ में होता तो वो बिना किसी सुधार का मौका दिए हर कैदी को मौत की सजा दे देता। पर थोड़ी बहस के बाद वो आदमी सौदा करने पर राजी हो जाता है, पर उसकी शर्त ये थी कि अगर 13 उसे अपने साथ गलत काम करने देगी तो बदले में उसे वो सेब मिल जाएगा। तब भूख से बेहाल 13 इतनी मजबूर थी कि वो उसके लिए हामी भर देती है और हैच की तरफ पीठ करके झुक जाती है। पर जब वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तभी गश्त लगाते एक ड्रोन की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। ड्रोन ये सब देखकर तुरंत गोलीबारी करना शुरू कर देता है, जिससे वो आदमी वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन एक गोली बॉक्स के अंदर घुसकर 13 के पैर में भी जा लगी थी, पर असहनीय दर्द होने के बावजूद 13 हाथ बाहर निकालकर उस सेब को उठा लेती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसे पता चलता है कि वो सेब कीड़ों से भरा हुआ है, जिसे देखकर वो तुरंत उल्टी कर देती है। अब उसी रात एक तेज अलार्म की आवाज से 13 की नींद खुल जाती है। एक आवाज उसे बताती है कि खाने का सौदा करना नियम के खिलाफ है और अब उसे इसकी सजा भुगतनी होगी। सजा के तौर पर 13 को अगले 7 दिनों तक बिना सोए रहना होगा, यानी कि इंसोम्निया। इसके साथ ही उसे चेतावनी दी जाती है कि ये उसकी आखिरी वार्निंग है और अगर उसने दोबारा नियम तोड़ा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। उस बॉक्स के अंदर एक तेज रोशनी जला दी जाती है और अलार्म लगातार बजने लगता है, जिसके नतीजन अगले 7 दिनों तक 13 एक
पल भी सो नहीं पाती। वो अपनी शर्ट से आंखें और कान ढकने की कोशिश करती है लेकिन सब बेकार था। तब अपने दिमागी संतुलन को बिगड़ता देख वो हताशा में बस चीखने लगती है। कभी कभी अलार्म बंद होता, तेरा सोने की कोशिश करती, लेकिन जैसे ही वो अपनी पलकें झुकाती अलार्म फिर से बजना शुरू हो जाता। इसी इंसोम्निया वाले हफ्ते के दौरान बॉक्स में रहते हुए उसे 2 साल पूरे हो जाते हैं। कुछ समय बाद तेरा नोटिस करती है कि बॉक्स के बाहर लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तभी वो आवाज अचानक ऐलान करती है कि उसे गलत सजा दी गई थी, इसलिए नागरिकों ने उसे रिहा करने का फैसला किया है। हैच पर एक बेहद खूबसूरत महिला का चेहरा दिखाई देता है जो किसी तरह बॉक्स के अंदर आ जाती है। तेरा को वो चेहरा जाना पहचाना तो लगता है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। वो महिला हाथ में चाय का कप लिए सोफे पर बैठ जाती है और उसे समझाती है कि ये सब बस एक भ्रम यानी कि हेलुसिनेशन है और तेरा को कोई आजादी नहीं मिलने वाली। दरअसल वो खूबसूरत महिला कोई और नहीं बल्कि तेरा ही थी जैसी वो गिरफ्तारी से पहले दिखती थी। वो महिला समझाती है कि इंसानी दिमाग किस हद तक खेल खेल सकता है, जिसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगती है जबकि तेरा दर्द में रोती रहती है। आखिरकार जब बॉक्स की आवाज सजा खत्म होने की घोषणा करती है तब जाकर तेरा सो पाती है और वो भ्रम गायब हो जाता है, लेकिन ये हादसा उसे गहरे सदमे में छोड़ गया था। खैर अब कुछ रातों के बाद तेरा को आसमान में आतिशबाजी दिखाई देती है। बॉक्स की आवाज बताती है कि ये नए साल का जश्न है। नागरिकों ने सभी कैदियों को माफी देने का फैसला किया है, पर सिवाय उनके जो राजनीतिक अपराधी हैं, जिसका मतलब साफ था कि तेरा को यहाँ से आजादी नहीं मिलने वाली थी। उसी रात तेरा को महसूस होता है कि उसके दांत गिरने लगे हैं। एक सुबह एक बूढ़ी महिला तेरा के बॉक्स के बाहर आती है और एक जंग लगे रेजर से दीवार को खटखटाती है। वो बताती है कि उसने एक बॉक्स में 15 साल गुजारे हैं और उस तजुर्बे ने उसे वैसा बना दिया है जैसी वो आज है। वो महिला ये कहते हुए रेजर तेरा को दे देती है कि वो उस इंसान से नफरत करती है जो वो बन चुकी है। तब तेरा उस रेजर को अपनी चमड़ी पर रखकर चलाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी उसे चलाने की हिम्मत ही नहीं होती। अब आखिरकार वो शेक्सपियर की शौकीन लड़की फिर से वापस आती है। तेरा को ये यकीन करने में कुछ सेकंड्स लगते हैं कि वो हकीकत में वहाँ है। ताज़ा पानी भरने के बाद वो लड़की तेरा का हाथ छूती है और किताब की एक लाइन बोलती है और इस बार तेरा उस लाइन को पूरा करती है। अब कुछ महीनों के बाद तेरा का पेट काफी बढ़ चुका था। खुलासा होता है कि उस एप्पल मैन के साथ हुए हादसे की वजह से वो गर्भवती हो गई है। अब अगली बार जब वो लड़की आती है तो बताती है कि उसके लोग तेरा को बचाना चाहते हैं ताकि वो अपनी बची हुई सजा उनकी देखरेख में काट सके, लेकिन उसके ये बोलते ही अलार्म बज उठता है। हैच तुरंत बंद हो जाता है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और अपने बचने का मौका हाथ से निकलता देख तेरा दर्द में चीखने लगती है। खैर अब कुछ हफ्तों के बाद एक नया आदमी हैच पर आता है और देखता है कि तेरा प्रेग्नेंट है और अभी भी उसकी 4 साल की सजा बची हुई है। वो आदमी एक जलते हुए बॉक्स की ओर इशारा करके पूछता है कि क्या वो रहम को पहचानती है। उसका मानना था कि तेरा के लिए एक आसान मौत बेहतर होगी, लेकिन तेरा उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। जिसके बाद तेरा छत से पानी टपकता हुआ देखती है और वहाँ से एक ढीला स्क्रू निकाल लेती है। पहले वो उसे अपने नाखून से घिसती है और फिर उस स्क्रू की मदद से उस छेद को खरोच कर बड़ा करने की कोशिश करने लगती है। मगर कुछ महीनों के बाद तेरा को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। वो घुटनों पर बैठ जाती है और असहनीय दर्द के बीच जोर लगाती है जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता। तेरा अपने बच्चे को गले लगाने लगती है और अपने दांतों से नाल को काट देती है। मगर ठीक उसी वक्त अलार्म बजता है और बॉक्स की आवाज ऐलान करती है कि तेरा ने बॉक्स में दूसरे इंसान को लाकर एक नियम तोड़ा है और इसी वजह से उसे खत्म कर दिया जाएगा। जिसके बाद अचानक बॉक्स में गैस भर जाती है जो तेरा को बेहोश कर देती है। तेरा की जब आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा उससे छीन लिया गया है। वो बुरी तरह से टूट जाती है और चीखते हुए अपने बच्चे की भीख मांगने लगती है। तब कैद के 4 साल पूरे होने के बाद एक भारी तूफान और समंदर की तेज लहरें बॉक्स से टकराती हैं। उन छेदों की वजह से जो तेरा ने बनाए थे पानी लगातार अंदर आने लगता है और इसी वजह से लाइट पैनल में खराबी आ जाती है। जब तेरा काम की चीज ढूंढने के लिए अपना हाथ बाहर निकालती है तो पानी की वजह से सिस्टम में खराबी आ जाती है और हैच ठीक उसके हाथ पर बंद हो जाता है। तब दर्द से चीखते हुए तेरा अपना हाथ खींचने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रहती है और उल्टा उसे और ज्यादा चोट लग जाती है। जल्दी ही सिस्टम फिर से ग्लिच करता है और हैच खुल जाता है जिससे वो आजाद तो हो गई लेकिन उसका हाथ बुरी तरह से टूट चुका था। अब इसके कुछ वक्त के बाद तेरा को एक कीड़ा दिखाई देता है जिसे वो अपने नंगे पैरों से कुचल देती है और भूख की वजह से वो उसे उठाकर खा लेती है। हालांकि इस दौरान उसे उल्टी आने जैसा महसूस होता है। पानी अभी भी लगातार अंदर आ रहा था इसलिए वो उसे अपने बर्तन में जमा करने लगती है, लेकिन देखते ही देखते बॉक्स पानी से भरने लगता है। मगर चारों तरफ पानी होने के बावजूद तेरा अपनी किताब पढ़ने की कोशिश करती है और
और आखिरकार पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि 13 का वहां खड़े रह पाना भी मुश्किल हो गया था। तब सिस्टम इस इलीगल इंटरफेरेंस को पकड़ लेता है और ऐलान करता है कि अब इसका खात्मा बहुत जरूरी है। जब 13 खुद को डूबने से बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तभी एक ड्रोन बॉक्स को उठाने के लिए वहां पहुंचता है। हालांकि जैसे ही वो उड़ता है, आसमानी बिजली ड्रोन से टकरा जाती है और वो क्रैश होकर जमीन पर आ गिरता है, जिसकी वजह से बॉक्स भी नीचे गिर जाता है और जल्दी ही समंदर की लहरें उसे अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। अब अगली सुबह 3 नौजवान किनारे पर खेल रहे थे। उनकी नजर उस बॉक्स पर पड़ती है जो बहकर किनारे आ गया था और उसके बाद उन्हें 13 भी दिखाई देती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो उसे नजरअंदाज कर देते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। प्रिजन 13 की सालों की तड़प और बॉक्स की वो दम घुटने वाली कैद आखिरकार एक कुदरती तूफान की वजह से खत्म हो जाती है, जहाँ वो बहकर समंदर किनारे आ जाती है। लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी और एक बच्चे को खोने के बाद भी उसे बचाने वाला कोई नहीं मिलता। पर क्या आपने सोचा है कि अगर एक इंसान से निकल भी जाए तो क्या बाहर की दुनिया सच में रहने लायक बची होगी? क्योंकि 13 जिस आजादी की तलाश में थी, वो शायद उससे भी बड़े खतरे की शुरुआत थी। ऐसे ही साल 2149 में 9 साल पहले हुई एक केमिकल वॉर ने पूरी धरती को बंजर बना दिया और 99% आबादी मौत की नींद सो चुकी थी। यहाँ सर्वाइवल के लिए कोई बॉक्स नहीं बल्कि हाईटेक बंकर्स हैं, जहाँ डार्विन जैसा शख्स बाहर की जहरीली हवा से डरकर अपनी जिंदगी काट रहा है। पर क्या डार्विन इस मौत के जाल से निकलकर अपनी माँ को ढूंढ पाएगा या फिर बाहर का जहर उसे भी खत्म कर देगा? अगर ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस केमिकल एपोक्लिप्स के बाद डार्विन का क्या हुआ, तो जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही इस राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें डार्विन की पूरी कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो।